एवरीवन वेलकम बैक एंड सॉरी लास्ट फ्यू डेज से मेरे लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे 2-3 दिन से क्योंकि कुछ प्री ऑक्यूपेशंस थी इस वजह से लेक्चर्स मेरे नहीं मैं रिकॉर्ड कर पा रही थी बट यस टुडे आई एम अगेन बैक एंड without wasting much time let me just start up with the sessions और या होपफुली आप लोगों ने अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया था वो सारी चीज़ें कवर अप कर ली होंगी पढ़ी होंगी अच्छे से पढ़ी होंगी एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज डायरेक्टली सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑफ कोर्स इसमें कुछ भी नहीं बचा है मेजर तो छोटी मोटी चीजें ही हैं विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन नेक्स्ट max to max 15 to 20 minutes. We'll be winding up with this chapter and we'll be proceeding for the next chapter from tomorrow onwards. Okay, starting up with the chapter. So, first is the increase and decrease in demand and expansion and contraction of demand. Okay. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखो इसको समझने के लिए सिंपल से क्राइटेरिया आप लोग समझो हमने ऑलरेडी बताया था आपको प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुई प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी ये जो सिचुएशन होती है अगर हम ग्राफिकल वे में इसको समझें तो देखो ये हमारा एक स्ट्रक्चर था ये हमारी प्राइस थी ये हमारी डिमांड थी ठीक है हमने कहा प्राइस बढ़ी डिमांड कम हो गया प्राइस P2 पहुंचा तो डिमांड हमारी Q2 पहुंच गई यानी अभी डिमांड यहाँ थी अभी डिमांड कहाँ चली गई यहाँ सॉरी प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई प्राइस P3 हुआ डिमांड बढ़ गई Q3 हो गई यानी ये इधर से चेंज हो गया अपवर्ड पे पहुंच गया डाउनवर्ड स्लोपिंग ठीक है ये जो सिचुएशन होती है ना हम क्या कह रहे हैं डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और यहाँ पे हम ऑब्वियसली हर चीज को डिमांड के कांस्टेंट से लेके चल रहे हैं ना प्राइस इज अ फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग योर डिमांड तो हमारा जो मेन यहाँ पे हर चीज में जो फोकस रहेगा ना वो किस पे है हमारा मेन फोकस यहाँ पे डिमांड है प्राइस हमारा मेन फोकस नहीं प्राइस तो एक फैक्टर है प्राइस क्या है वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड में क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो प्राइस एक फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ क्या है वो एक फैक्टर है तो जब प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई डिमांड प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई तो ये जो सिचुएशन होती है ना यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ये सिचुएशन का क्या कहते हैं हमारी डिमांड क्या हो रही है एक्सपैंड हो रही है यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है यही चीज पूरे पैराग्राफ में लिखी है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का भी सिंपल मतलब हो गया ये हाँ देखो यहाँ पे आपका सिंपल फॉर्मेट अगर आप इस ग्राफ इसके थ्रू समझेंगे आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर होगी देखो प्राइस जब हमारा ये था डिमांड हमारी इतनी थी प्राइस तो यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट कर दी डिमांड हमारी क्या हो गई है ये बढ़ गई है प्राइस तो उतना ही था इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या हो गया जब प्राइस सेम रहे और डिमांड बढ़ जाए दैट इज द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड जब प्राइस सेम रहे और डिमांड कम हो जाए तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड तो यहाँ पे कुछ भी और स्पेशल नहीं लिखा है कि एग्जाम में इतना पूछते भी नहीं है बट हाँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होता है और जब डिमांड कम होती है तो डिमांड कर्व आपका लेफ्ट में शिफ्ट होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी है मैंने आपको बता दिया जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड कमोडिटी की इंक्रीज होती है प्राइस के कम होने की वजह से क्या कह रहे हैं व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिमांड क्वांटिटी की बढ़ रही है प्राइस के कम होने की वजह से वो एक्सटेंशन हुआ एक्सटेंशन या एक्सपेंशन हुआ ऑब्वियसली हम क्योंकि फैक्टर किसको लेके चले डिमांड को तो अभी मैंने बताया क्योंकि हमारा फैक्टर मीन क्या है हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है डिमांड प्राइस एक फैक्टर तो डिमांड की प्राइस से कम होने की वजह से डिमांड बढ़ी वो क्या हो गया आपका एक्सपेंशन हो गया यानी डिमांड वहां पे आपकी एक्सपैंड हो रही है और जब प्राइस की बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस वो क्या हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ भी लेते हैं तो प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा आप लोग बिकॉज दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग जो पूछ लेते हैं एंड ये ग्राफ जरूर से ध्यान रखिएगा ये ग्राफ भी आपके लिए क्या है ये ग्राफ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सो डू रीड दिस
कंप्लीट दिस ग्राफ, ठीक है। ओके फाइन, मूविंग अहेड। नेक्स्ट हमारा है कि ऐसे फॉर्म ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। देखो मार्केट में जो कंपटीशन है उसके भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी में ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी डिमांड में चेंजेस आता है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल एंड मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि वो फैक्टर्स, वो पॉइंट्स, वो स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन के या मार्केट के जो आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट की जो मार्केट में इन्फ्लुएंस लेके आ रही है, जो मार्केट में इन्फ्लुएंस ला रही है, जो कंपटीशन का जो नेचर एंड डिग्री है, कंपटीशन जो है हमारी मार्केट में उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट की जो आपके कंपटीशन को मार्केट में, यानी ऐसे वो कैरेक्टर्स, ऐसी वो चीजें जो मार्केट में कंपटीशन को इन्फ्लुएंस करी। मार्केट स्ट्रक्चर का यहाँ पे सिंपल मतलब वही उसी से हुआ, ठीक है। तो सिंपल ये चीज क्लियर है। मार्केट में वो ऐसे फैक्टर्स जो मार्केट की में कंपटीशन को इफेक्ट कर रही हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली जो मार्केट में ऑपरेट करें, उन लोगों के लिए जो जो फैक्टर्स मार्केट में आपकी कंपटीशन को इफेक्ट करती है वो सारे आपके क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं। जैसे आपके बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं मार्केट में, वो आपके मार्केट को इफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस का नेचर क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। और इसी के बेस पर हमें ये पता चलता है कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट में कंपटीशन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट करे। तो अब बात करें अगर हम फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन की, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। इकोनॉमी में जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ये जो कंपटीशन होते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते, बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन के तरीके होते हैं। बट ऑब्वियसली आपकी बुक में सिर्फ 5 ऐसे वेज दिए गए हैं। देखो उससे पहले हम एक चीज और इसमें समझते हैं। अगर हम कंपटीशन को समझे मार्केट में, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कंपटीशन के बारे में, कि हम जब मार्केट में कंपटीशन की बात करें तो हम क्या कह रहे हैं। तो देखो अलग अलग तरीके के कंपटीशन होते हैं मार्केट में, ठीक है। एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके अलावा आपका ओलिगोपोली कंपटीशन होता है। ये सारी चीजें आपकी यहाँ बुक में दी हुई है, इसको ऑब्वियसली मैं मार्क करवा दूंगी बाद में। तो हम लोग बाद में इसको ऐसे भी कवर अप कर लेंगे। देन हमारा मोनोपोली होता है, एंड एट लास्ट हमारा इसमें ड्यूओपोली होता है। क्या होते हैं ये सब, अभी इन सबको हम लोग शॉर्ट में पहले समझते हैं, उसके बाद देखो अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन का मतलब समझे, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन का मतलब समझे, तो यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ही यही होगा कि बहुत सारे लोग जब होंगे, आप मार्केट में निकले आपको बहुत सारे लोग मिले, तो वो आपका क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया। क्यों ऐसा होता है, प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे होते हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, मोस्टली एक ही जैसे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे डील कर रहे होते हैं। फर्म का रोल क्या होता है, फर्म यहाँ पे प्राइस टेकर की तरह एक्ट करती है। प्राइस टेकर, प्राइस टेकर का मतलब क्या हो गया, वो प्राइसिंग को ज्यादा इम्फोसाइज कर रही होती हैं, ठीक है। एंट्री बैरियर्स कुछ भी नहीं होते इसमें। तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन है मतलब ही यही होगी कि कंपटीशन बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब आपके
जो सेलर्स है वो बहुत ज्यादा है, वो एक ही जैसे प्रोडक्ट, उनका जो कंपटीशन चल रहा है ना वो प्रोडक्ट को लेके नहीं चल रहा, वो बेसिकली प्राइस को लेके चल रहा है। कोई 10 रुपए, कोई वही ये पेन आपको मार्केट में 4 जगह मिलेगा। इस पेन के मैन्युफैक्चरर्स, इस पेन के जो ट्रेडर्स होंगे, जो सेलर्स होंगे, वो चार आपको मिल मिल सकते हैं मार्केट में। कोई इस पेन को 50 में बेच रहा होगा तो दूसरा कोशिश करेगा कि वो मार्केट में कंज्यूमर्स को रिटेन करने के लिए इस पेन को 10 रुपए में खाली बेचे। कोशिश कर रहा होगा कि 50 और 10 की जगह क्वालिटी भी हम दे दें और हम इसको 20 रुपए में भेजें। वहां पे वो बायर्स के ऊपर है कि वो 50 में जा रहे हैं या 10 में जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कोई पेन आपका 50 में मिल रहा हो, कोई पेन 10 में मिल रहा है, तो क्वालिटी डिफर कर रही होगी वहां पे। इसीलिए प्रोडक्ट की प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाता है। तो ये प्राइस टेकर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मोनोपोली होती है। सेलर्स तो बहुत सारे, बहुत वेरी मतलब नॉट ह्यूज, पर सेलर्स यहाँ भी होते हैं अच्छे खासे, अलग हो जाते हैं यहाँ पे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। हो सकता है कोई ये इस पेन के अलग अलग वैरायटी ऑफ पेन्स हो सकते हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपके अलग हो जाते हैं। जो फर्म का रोल होता है ना, यानी कि हम कह सकते हैं जो कंपनी का रोल होता है वो यहाँ पे, वो पार्शियल सेटर्स में आ जाता है। मतलब वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है कि हाँ ऐसा ही होगा और वैसा ही होगा। प्लस इसमें एंट्री बैरियर्स भी बहुत होते हैं। ओग्लोपोली का मतलब क्या हो गया, ओलिगोपोली का मतलब हो गया कि यहाँ पे सेलर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। मोनोपोली नहीं होती इनकी, बट सेलर्स ही लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादा सेलर्स नहीं मिलेंगे। प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं आपके सिमिलर होते हैं, या कुछ केस में प्रोडक्ट अलग भी हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपका जो एंट्री बैरियर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री बैरियर्स बड़ा हाई होता है। आप भाई सीधी सी बात है, अगर एक प्रोडक्ट, एक सामान को बनाने के लिए 4 लोग ही है मार्केट में, कुछ तो ऐसा रीजन होगा ना कि वो 4 ही लोगों को वो अथॉरिटी मिल पाई कि वो उस प्रोडक्ट को बनाए। क्यों? कुछ तो रीजन डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे जो मार्केट होता है, यहाँ पे जो मार्केट में सर्वाइवर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं। एंड देन फाइनली आता है मोनोपोली, जो ऑब्वियसली नाम ही हमारा बता रहा है, एक ही होता है, यूनिक होते हैं वो, कंप्लीट कंट्रोल होता है, बैरियर्स बड़े होते हैं, यानी कि आप मार्केट में एंट्री कर ही नहीं सकते हो इतना इजीली। ड्यूओपोली में क्या होता है, यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट, दो ही सेलर्स होते हैं। दो ही सेलर्स का मतलब पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट को लेके ज्यादा सेलर्स आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो सिंपल ये आपका बेसिक पॉइंट है जो आपकी मार्केट कंपटीशन में होता है। देखो मार्केट कंपटीशन को जो यहाँ पे फॉर्म्स दिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो प्लीज उसको पढ़ के जाना। बट इसको आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझिए। फॉर्म्स ऑफ, देखो मार्केट में, इकोनॉमी की में डिमांड को सिर्फ सिर्फ प्राइस तो इफेक्ट करता नहीं है। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो दैट इज अफेक्टिंग योर डिमांड। ठीक है। तो कंपटीशन इज आल्सो वन ऑफ दोस फैक्टर्स जो आपके डिमांड को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे हमने कहा, अगर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मतलब कंपटीशन के पॉइंट समझो ना, कि आपके हर यहाँ पे बायर्स भी ज्यादा होते हैं, सेलर्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है। जितने भी सेलर्स होते हैं मार्केट में, वो स्मॉल सेलर्स होते हैं इन द कंपटीशन में टीच अदर। कोई ऐसा बिग सेलर वाला चीज नहीं आती है कि किसी का कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो रहा हो। इस पेन को मार्केट में, आपको ये पेन आपको 10 का भी मिल जाएगा, 20 का भी मिल जाएगा। आपको डिफरेंशिएट खाली करना है कि पेन की कॉस्ट क्यों 10 से 20 जा रही है। तो प्रोडक्ट इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे होमोजीनियस होते हैं। जितनी भी फर्म्स होती हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मोटिव होता है। फ्री एंट्री एग्जिट होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कंज्यूमर प्रेफरेंस का। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा मार्केट में बेसिक बेसिक बेंचमार्क सेट करता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा होती भी नहीं है। तो ये मार्केट की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने के लिए ये बहुत ज्यादा, तो बेसिकली इस ये मार्केट में जो है, इसका रियल वर्ल्ड में इसकी कोई एसेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज करते हैं मार्केट में, क्योंकि यहाँ इसकी मार्केट में परफॉर्मेंस नॉट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी, बट हम मार्केट की इकोनॉमी को इवैल्यूएशन के लिए हम इसको कभी कभार हम यूज कर लेते हैं कि मार्केट में एफिशिएंसी कैसी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। वो जानने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन का जो लेवल होता है ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल होता है सप्लायर्स के बीच में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कुछ नहीं होता है, बट ये रियल वर्ल्ड में इसका यूज बहुत बहुत ज्यादा होता है। मोनोपोलिस्टिक का मतलब, हेलो,
वेलकम बैक एंड सो सॉरी प्रीवियस आप पे जो इससे पहले आप लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें थोड़ा सा कुछ माइक का इशू हो गया था जो मैं नहीं मैंने पूरा ही लेक्चर आगे का रिकॉर्ड कर दिया था एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि कुछ तो वीडियो में इशू था बट एनीवे मैं जहाँ पे मैं तक अपने लेक्चर इसका कंटिन्यू किया होगा उसके बाद से ये आगे का पूरा लेक्चर है बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली चीज़ें नहीं बची थी तो मैं जितना भी मैंने उसमें कवर अप किया था जो वहाँ पे हम नहीं शो कर पाए जो वॉइस की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी वो मैं यहाँ पे फिर से कंटिन्यू कर दे रही हूँ मैं बता भी देती हूँ मैंने कहाँ पे कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी ओके सो अभी तक आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन के बेसिक्स समझ लिए होंगे कि क्या होता है मार्केट कंपटीशन क्या होता है एंड उसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन कि जब नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट में एंड वो जो सेलर्स होते हैं वो ये small sellers होते हैं in the compete all the sellers in the market are small sellers in compete with each other तो ये बहुत ज्यादा कंपनी करते हैं बिकॉज इनके प्रोडक्ट एक ही जैसे होते हैं तो ये मार्केट में उतना कंपटीशन नहीं कर पाते हैं चीजों को लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनकी एग्जिस्टेंस बहुत कम होती है ये अपना आते हैं प्रोडक्ट सेल करते हैं एंड दे जस्ट लीव ठीक है परफेक्ट कंपटीशन उसी को ये उस कैटेगरी ये आते हैं परफेक्ट कंपटीशन की कैटेगरी में नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में जो एक्चुअली मार्केट में वर्क कर रहे थे जहाँ पे इनके प्रोडक्ट तो सेम होते हैं प्रोडक्ट इनके भी सेम होते हैं बट ये होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं सेल करते मतलब इनके प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं एग्जैक्ट एक जैसे नहीं होते हैं ठीक है जैसे इसमें जैसे एग्जाम्पल इसका ऑलरेडी आप यहाँ पे देखेंगे टूथपेस्ट तो प्रोडक्ट इनका सेम है कुछ ना कुछ कैटेगरी वाइज या कुछ ना कुछ रीजन वाइज इनके प्रोडक्ट्स क्या है इनके प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिसिमिलैरिटी होती है इनके प्रोडक्ट्स में तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओलिगोपोली कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं ये इनकी जो क्वांटिटी होती है इनके जो मार्केट में इनके नंबर्स जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं ठीक है सो ये कुछ ही ऐसे कंपनीज होती है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में एग्जिस्ट कर रही होती है तो कोई क्लैरिटी नहीं होती इनके नंबर ऑफ फॉर्म्स के बारे में तीन पांच डोमिनेंट फॉर्म्स कंसिडर की जाती है सो इनकेस ऑफ ओलिगोपोली बायर्स आर फार ग्रेटर देन सेलर्स सेलर्स से जैसे कि अगर हम लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आवर ओन प्रोफेशन every firms are a practicing company secretary is not everyone is a practicing तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे लिमिटेशंस है यहाँ पे लिमिट्स है हम लोग किस में आते हैं ओलिगोपोली में आते हैं वाई क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट्स लग गई कि हम इतने ही हैं यहाँ पे सेलर्स कम हुए मतलब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स कम है बट हमारे बायर्स ज्यादा है हमारे कंज्यूमर्स ज्यादा है यहाँ पे तो हम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं मोनोपोली मोनोपोली का मतलब क्या हो गया वो सेलर जो अकेले से रूल कर रहे होते हैं पूरी पूरी मार्केट में ठीक है इनके जैसा और कोई नहीं है तो ये कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं जैसा भी ये चाहते हैं इनके पास पूरी पूरी पावर होती है एंड कंज्यूमर के पास क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं होता है तो उनको वही प्राइस पे करना पड़ता है जो ये सेट करके दे रहे होते हैं ठीक है डिओपोली में क्या होता है ये भी एक तरीके का ओलिगोपोली का ही एक पार्ट होता है जहाँ पे मार्केट डोमिनेटेड किससे होती है स्मॉल नंबर ऑफ फर्म से होती है इन द केस ऑफ डिओपोली पर्टिकुलर मार्केट एंड इंडस्ट्री डोमिनेट करती है बाय जस्ट टू फर्म दिस इज अ कंट्रास्ट टू द मोर वाइडली नोन केस ऑफ मोनोपोली व्हेन जस्ट जहाँ पे एक कंपनी डोमिनेट कर रही होती है पर्टिकुलर मार्केट या इंडस्ट्री किससे डोमिनेट होती है दो फर्म से होती है सो इन वेरी रेयर केस दिस मींस दैट दे आर द ओनली टू फर्म्स इन द मार्केट बट ऑलमोस्ट नेवर जो प्रैक्टिकली ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है मतलब इनका कहना है कि duopoly वो सिचुएशन थी जहाँ पे सिर्फ दो ही फर्म एग्जिस्ट कर रही थी उससे ज्यादा फर्म ही नहीं एग्जिस्ट कर रही होती विच इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल पॉसिबल सिंपल ठीक है क्लियर नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अभी हमने इससे पहले पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक है नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जिसका सिंपल मतलब हो जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि अगर आपकी प्राइस बढ़ती है आपका डिमांड कम होता है डिमांड आपकी प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ता है डिमांड में चेंज जब होता था तो हमने पढ़ा था कि ये रीजन क्या है कितनी डिमांड में चेंज पर्टिकुलर इवेंट के होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ सकता है वही चीज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बताते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट के होने की वजह से कितनी वो हमने कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट से पढ़ा था सप्लाई हम सप्लायर के सेलर के प्रोस्पेक्ट से पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर इवेंट चाहे वो प्राइस चेंज हो रहा हो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा हो इनकम चेंज हो रही है उस पर्टिकुलर इवेंट के होने की वजह से
सप्लाई पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, कितना चेंज सप्लाई में आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के थ्रू हमें वो पता चलता है। तो सिंपल यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मैंने पूरा आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ यही होता है। फॉर्मूला अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन सेम वही डिमांड का फॉर्मूला, चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी कैसे निकाला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सभी देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टैब्लिश करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड उसके प्राइस के बीच में। हेंस वी कैन एक्सप्रेस अ न्यूमेरिकल चेंज इन सप्लाई विद अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक नोट। ठीक है, however the major factor न्यूमरल चेंज अगर सप्लाई में होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, कि कितना हमारा प्राइस में चेंज हो रहा है, सप्लाई में चेंज हो रहा है प्राइस में चेंज होने की वजह से। ओके, द मेजर फैक्टर जो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी को, वो क्या होता है, वो होता है आपका प्राइस। प्राइस मेजर फैक्टर होता है कमोडिटी की सप्लाई को इफेक्ट करने। देयरफॉर वी जनरली टॉक अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसीलिए तो सप्लाई को मोस्टली क्या टारगेट कर रही होती है, प्राइस को। जैसे हमने डिमांड की बात की, तो डिमांड में कंज्यूमर की इनकम भी आ जाती है। डिमांड में बहुत सारे एक्सवाइजेड रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ या कम हो सकती है या कांस्टेंट रह सकती है। सप्लाई में जो मेजर चीज होती है, जो आपकी सप्लाई को चेंज कर रही होती है, वो क्या होती है, वो होती है आपकी प्राइस। ठीक है, therefore we generally talk about the price elasticity of supply। तो क्वेश्चन व्हाट इज प्राइस elasticity of supply के नाम से भी हो सकता है। तो क्या होता है, प्राइस elasticity of supply is a ratio of percentage change in the price to the percentage of change in the quantity supplied on of a commodity, जो अभी हमने पढ़ा। हाँ, अलग अलग तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक सप्लाई, यानी कि जब आपका सप्लाई जीरो की इक्वल होती है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई आपकी चेंज नहीं होती है प्राइस के चेंज होने के साथ। ठीक है, नेक्स्ट भी अगर रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, मतलब जब आपकी सप्लाई कम चेंज हो रही होती है इन कंपैरिजन टू प्राइस, वो रिलेटिवली इलास्टिक लेस इलास्टिक सप्लाई होती है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, जब प्राइस एंड सप्लाई में इक्वल चेंजेस हो रहे हो। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक सब देखो, रिलेटिवली लेस इलास्टिक का मतलब जब प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा हो, सप्लाई कम हो रही हो, तो लेस इलास्टिक। जब प्राइस चेंज हो रहा हो और सप्लाई उसके कंपैरिजन में डबल चेंज हो जाए, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। तो सप्लाई इलास्टिक हो गई, देखो नाम से समझने की कोशिश भी करो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसको ना नाम से भी समझो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। यानी इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है कि उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं, यानी कि वो जीरो हो गए। रिलेटिवली लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी है, वो खिंच रही है, लेकिन उतनी इलास्टिक को रबर बैंड से लेके चलो। ठीक है, इलास्टिसिटी है बट वो उतनी नहीं खिंच रही है। परफेक्टली रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई पूरी तरीके से, यानी कि आपकी सप्लाई कंपैरिजन टू प्राइस ज्यादा चेंज हो रही। यूनिटरी इलास्टिक, जितना सप्लाई चेंज उतना प्राइस चेंज। एंड देन वी हैव अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। द लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी कि कमोडिटी विद परफेक्टली हैज एन इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। यहाँ पे प्राइस में ज्यादा चेंज, लेकिन सप्लाई आपकी इनफाइनाइट चेंज होने लगती है। इन सच ए केस सप्लाई आपकी जीरो हो जाती है विद इवन स्लाइट फॉल अगर होता है प्राइस में, एंड बिकम इनफाइनाइट विद अ स्लाइट राइज होता है। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर नीचे होता है तो सप्लाई जीरो भी हो सकती है, और अगर प्राइस में थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो सप्लाई आपकी इनफाइनाइट भी हो सकती है। दिस इज अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, एक तो प्राइस ऑफ द गुड। सबसे बड़ी चीज, गुड का प्राइस आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को बहुत इफेक्ट करता है। सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड करते हैं अपॉन द प्राइस क्या है आपके गुड्स का। अगर प्राइस गुड्स का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट विल आल्सो इंक्रीज या डिक्रीज होगी रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस आपका फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। दूसरी क्या फैक्टर है जो जैसे हमने कहा था डिमांड में कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की इनकम, यहाँ पे एक तो गुड का प्राइस, दूसरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर सेलर को लगता है कि हाँ गुड के प्राइस फ्यूचर में जो है
इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। देन एट एनी पर्टिकुलर प्राइस एट प्रेजेंट वो क्या चाहेंगे, उनकी सप्लाई इंक्रीज है। अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकती है तो आज की डेट में वो तो सप्लाई नहीं करना चाहेगा। उसको लगता है फ्यूचर में सप्लाई कम हो सकती है, प्राइसेस कम हो सकते हैं, तो वो आज की डेट में अपनी सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसीलिए यहाँ पे सॉरी, जो कर्व होता है वो गुड का वो शिफ्ट होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है। देन वी हैव अ कंडीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक रीजन होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है या डिक्रीज होता है, दैट इज इट्स कॉस्ट कर्व शिफ्ट अपवर्ड, देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड वुड डिक्रीज और इंक्रीज एट एनी पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है। नेचर ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ गुड डिपेंड करता है गुड्स का नेचर के। एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स है, लंपीनेस ऑफ द गुड्स है, किस तरीके का गुड्स है उस पर भी सप्लाई की इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। एंड अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं देन बाय हाउ मच वो सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। how large will the price elasticity drive would depend on the length of time जो अवेलेबल है आपको सारी एडजस्टमेंट करने के लिए। कितना प्राइस बढ़ा और उस प्राइस के कंपैरिजन में आप कितनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं और कितने टाइम के लिए आप उस सप्लाई को कांस्टेंट रख सकते हैं, उस बढ़ी हुई सप्लाई को। ये सब कुछ डिपेंड करता है कितनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आप उस अवेलेबल टाइमलाइन में कर ले रहे हैं। एंड दिस विद दिस वी आर एंडिंग विद चैप्टर नंबर 1। बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर था, अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर था। अगर चैप्टर को आप रट के पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चैप्टर को इस तरीके से कवर अप करेंगे कि आप शॉर्ट शॉर्ट करके उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जाएंगे, आप सब कुछ इजीली कवर कर लेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये पूरी सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं, टेक इट एज अ रिविजन सीरीज। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया स्टडीज, आप इसको क्रैश कोर्स की तरह लेके चलिए। इस चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझते चलिए, तो आपको दोबारा एग्जाम के टाइम पे बुक्स उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सब कुछ यहाँ पे जो भी चीजें इस पूरे चैप्टर में मैंने हाईलाइट करवाई है, उन चीजों को हाईलाइट करिए, उसको देखिए, समझिए और अपने चैप्टर का रिवीजन फॉर्म में इसको लेके आराम से इसको कंप्लीट करिए, सो दैट आप आपके पास, क्योंकि टाइम कम है तो टाइम को ध्यान में रखते हुए डोंट गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो जो चीज जहाँ जैसी चीजें हाईलाइट करवाई है उसको वैसे पढ़िए, पॉइंटर्स में उसका रिवीजन करिए। ये भी नहीं कि लाइन हाईलाइट करवा दी है तो लाइन से गए, पॉइंटर्स में रिवीजन करिए। नोट्स चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसकी क्वेरी आप हम लोगों को भेजो, हम लोग आपको सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट 2 to 3 डेज में हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे। एंड टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं? 5 चैप्टर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। फाइन, नो इशू, बहुत आराम से हो जाएगा। अपकमिंग 2 वीक्स में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना पूरा पार्ट 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स से कंप्लीट कर दें। और आज है हमारी 28, तो मान के चलिए आप लोग, हम लोग 10 ऑफ मई से कोशिश करेंगे कि पार्ट बी का भी रिवीजन स्टार्ट कर दें, सो दैट 2 वीक्स में हम लोग रिवीजन करके एंड देन लास्ट वीक हम लोग अपना जितनी पॉसिबिलिटीज होगी हमारी क्वेश्चंस पे हम लोग फॉरवर्ड कर जाएंगे। ओके, ठीक है। तो टिल देन आप लोग इसका रिवीजन करिए, जहाँ जो कंफ्यूजन हो इसको अच्छे से क्लियर करिए, क्वेश्चंस पूछिए, अपने डाउट्स भेजिए। जो भी नोट्स आपको चाहिए होंगे वो अवेलेबल करा दी जाएंगे, जो भी चीज़ चाहिए होगी अवेलेबल करा दी जाएगी। जस्ट पुट योर एफर्ट्स टू क्लियर द एग्जाम्स। बहुत इजी होंगे, बहुत सिंपल होंगे, बट यू हैव टू ट्राई। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।